मैंने आपसे वादा किया था, आपके और मेरे बीच की ये पहली और आखिरी डील। मैं रेड बंस हूँ, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। आप पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। आपकी वजह से अख्तर को पुलिस पकड़ कर लेकर गई, वो भी धोखेबाजी और जालसाजी के केस में। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी के अभी वहाँ जाइए और किसी भी हिसाब से मेरे तरफ को छुड़वा लाइए। सर, मेरे पति धर्म राठौर कहाँ पर है? वो लॉकअप में है, बैठिए आप। लॉकअप में? उनकी जमानत नहीं हुई अभी तक? और मेरे पापा आए थे, मेरा मतलब कांता प्रसाद जी आए थे ना उनकी जमानत करवाने के लिए वकील को लेकर। यहाँ कोई नहीं आया, ना कांता प्रसाद जी आए, नहीं उनके वकील। ये राठौर परिवार का मुखिया आज जेल में है और किसी को अपने भाई का ख्याल भी नहीं। मुझे आज भी याद है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने राठौर परिवार उसके भाईचारे के बारे में लेकिन आज हकीकत कुछ और है। अगर बाबा यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ गए? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? किससे कहूँ कि धर्म निर्दोष है? कौन यकीन करेगा मेरी बात पर? सर, मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? देखिए ग्रैंड बांसल है, आपके पति पर बहुत गंभीर आरोप है और मुझे मुझसे मिलने का वक्त सुबह 8 से लेकर 8:15 तक का रहता है। इस वक्त आप नहीं मिल सकते उनसे। आप अभी चलिए, कल सुबह आप वक्त आ जाइएगा। आपका फोन ऑफ क्यों आ रहा है? सर, अब तो मैं अपने पति से मिल सकती हूँ ना? आपको यहाँ साइन करना होगा। अब आइए मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल के यहाँ कभी कभी कोई ऑफिसर आता है, कभी कोई, अलग अलग सवाल पूछते हैं, अलग अलग इल्जाम लगाते हैं। जाके मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। चल के ये बिना गलती की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगा। चल के मुझे यहाँ से बचा लो। चल के मैं नहीं रह पाऊंगा। चल के मैडम, आपकी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है।
वो मेरे पति की जमानत करवा देंगे। मैडम, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चोरी चकारी का मामला नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सरकारी जमीन बेची है। उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी, समझ रही हैं आप? नहीं सर, तो आप कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने पति को छुड़ा सकूं। देखिए, कोई भी खर्चा होगा, कुछ भी होगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितना रुपया चाहिए ले लीजिए। मेरे पति निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। सचमुच, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए, वो निर्दोष है या गुनहगार, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन आप ये जो पैसे देने की बात कर रही हैं मुझे ना, अगर ये बात आपने दोबारा कही तो मैं आप बंद कर दूंगा, समझ गई आप? हर कोई आपके पति की तरह पैसों का लालची नहीं होता है। अरे आपके पति जैसे लोग तो इस देश को बेचते। और क्या कसर छोड़ी आपके पति ने? सरकारी जमीन बेचकर खुद को बेगुनाह कह रहे हैं। जाइए, आप अपने घर जाइए और ये बात मान लीजिए, आपके पति को उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। समझ गई ना? बाबा, तुम वो मैं अभी क्राइम ब्रांच के ऑफिस से आ रहा हूँ, लेकिन वो क्राइम ब्रांच वाले तो कह रहे हैं कि बस झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप कहीं नहीं गए, मैं जानती हूँ। अपने लालच के साथ यहीं पर है। स्वार्थ का पर्दा डाल के रखा है आपने अपने पर। दूसरों के दुखों पर अपने सुख का पौधा लगा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? बस अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आपने क्या किया, क्या नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चुपचाप आप मेरे साथ चलिए और उस ऑफिसर से कहिए कि धर्म बिल्कुल निर्दोष है। जो कुछ भी किया है आपने किया है। चलिए बाबा, चलिए ना। क्या किया तुमने? आपने झूठ बोला मुझसे? धोखा किया आपने मेरे साथ बाबा। धोखा किया आपने मेरे साथ। आपकी लालच के कारण आज मेरा पति जेल में है। चंद रुपयों के कारण आपने अपनी बेटी की सजा में आग लगा दी। शर्म नहीं आती आपको? आपको पाप के दिल भी शर्म आती है मुझे। बहुत ही नीच गिरे और लालची इंसान है आप। मैं मक्कार और गिरा हुआ लालची इंसान हूँ। तुम क्या हो? हाँ? तुमने तो अपने सिंदूर में झूठ का रंग भरा हुआ है। मैं माना कि मैंने राठौड़ खानदान को धोखा दिया, लेकिन तुमने मुझसे ज्यादा नीच काम किया है। मैंने तो सिर्फ अपने दामाद को धोखा दिया ना, लेकिन तुमने अपने पति देव को धोखा दिया है। उस इंसान को धोखा दिया जिसे सिर्फ तुम्हें प्यार ही नहीं बल्कि एक रिश्ता दिया। उसके पैरों तले तुमने जमीन ही खींच ली। मुझसे बड़ा लालची और गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अरे जिस परिवार ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने उनकी छठी छीन ली, बंटवारा कर लिया आपस में उनका। और तो और तुमने उस बेचारी रानी के साथ भी बहुत बड़ा फरेब किया। उस रानी के साथ जिसने सारा सच जानने के बावजूद तुम्हें जानकी भाभी के रूप में स्वीकार किया। सिर्फ अपने दिल में नहीं बल्कि अपने घर में उसने तुम्हें स्थान दिया। अब उसी रानी को तुमने बेघर कर दिया। वाह वाह मेनका वाह, बहुत ही महान हो तुम, बहुत महान। अरे दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? तुमने तो अपने घर में खुद आग लगाई है। मैंने जो कुछ किया अपनी मजबूरी में किया, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच और खुदगर्जी के चक्कर में किया। अब तुम अकेले जश्न मनाओ अपनी इस खुदगर्जी के साथ। मैं तो चला। टैक्सी रुको। जिसने जो कर्म किया है फल वैसा उसे मिला है। इस जीवन की तो यही रीत है।
जाए, गलती माने पछताए, उसकी तो हार में भी जीत है। ओ मन से जब पाप मिटेंगे, राम जी उसमें बसेंगे। लिखा है ये सारे वेदों की ऋचाओं में। ये आपको 2 मेडिसिन लेके देनी है, सुबह और शाम में, फिर 2 दिन बाद मुझे दिखाइएगा। मैं आपको बाद में अटेंड करती हूँ। रानी, प्लीज मेरे धर्म को बचा लो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे बचा लो। भाभी, संभालिए अपना को, बैठिए ना। हे रानी, तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द याद है मुझे। मैंने जो कुछ भी तुम लोगों के साथ किया है, उसके लिए मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए, मैं जानती हूँ। मेरा स्वाद तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी जहर बन गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, वो सब मैंने गलत किया है, मेरी गलती है। उन्होंने तो तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया। धर्म निर्दोष है, मेरे खातिर नहीं, अपने भैया के खातिर। प्लीज मुझे माफ कर दो। भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया था मुझे, लेकिन मैंने उसकी कदर ही नहीं की। आज भगवान का कहर बरसा है मुझ पर। रानी, प्लीज मेरी मदद करो, रानी, मैं मर जाऊंगी। रानी, भाभी बताइए तो सही, बात क्या है? रानी, धर्म को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। तुम जानते हो वो सरकारी जमीन जो मंत्री जी ने दी थी धर्म को, वो जमीन किसी ने पता नहीं धर्म के नाम पर बेच दी किसी और को, और इल्जाम धर्म पर आ गया। और मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इस धर्म को जमानत भी नहीं मिल सकती। तो कभी कोई ऑफिसर आता है, कभी कोई अलग अलग सवाल पूछते हैं, अलग अलग इल्जाम लगाते हैं। जाके मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सरकारी जमीन बेची है, उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। मैडम, अपने घर जाइए और ये बात मान लीजिए, आपके पति को उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकते भाभी? वो जमीन तो धर्म भैया के नाम पे थी। फिर धर्म भैया के सिग्नेचर्स के बिना कोई वो जमीन कैसे बेच सकता है? और अगर वो जमीन बिकी है तो जाहिर सी बात है कि उन पेपर्स पर धर्म भैया के सिग्नेचर्स होंगे। वो सिग्नेचर्स वहां पे आए कैसे? खैर, ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। चलिए देखते क्या कर सकते हैं। चलिए। ये जरूर कोई साजिश है। धर्म भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। धर्म भैया किसी का हक नहीं मार सकते। वो ऐसे इंसान है जो अपने हिस्से की रोटी दूसरों को बांट देते हैं। तो वो जनता का हक छीने, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये इल्जाम सरासर झूठा है। आप प्लीज कुछ तहकीकात करवाइए। और झूठे इल्जाम? देखिए ऋषभ जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन कानून जज्बातों पर नहीं चलता। आप अपने भाई को बेगुनाह साबित कर रहे हैं, जबकि कानून ने उन्हें मुजरिम साबित किया है। उन्होंने खुद जमीन के कागजात पर सिग्नेचर किए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्हीं के सिग्नेचर से, और उन्होंने ही वो पेपर्स बनवाए हैं। अब आप ही बताइए, आप उन पर लगे सारे इल्जाम कैसे गलत साबित कर सकते हैं, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ है। ऐसे हालात में कोई कैसे मान सकता है कि मिस्टर धर्म निर्दोष है? फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी बात सही साबित हो जाए।